7 अक्टूबर 2023 हमास ने एक अनप्रोवोक्ड अटैक किया इसराइल पर, विच इज़ अ मेजर एस्केलेशन इन वॉर। ये है जो दुनिया भर में रिपोर्ट हो रहा है, और ये सच होता अगर तारीख 7 अक्टूबर 2023 को शुरू होती। हमें अगर इसराइल पैलेस्टाइन की कॉन्फ्लिक्ट समझना है, उस इश्यूज़ को समझना है, तो हमें उसकी एक तारीख समझनी पड़ेगी, उसका एक कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, टेररिस्ट एक्ट्स को कोई प्रमोट नहीं कर सकता, कोई भी रैशनल आदमी उनके फेवर में नहीं हो सकता, बट यू रियली हैव टू लुक एट एवरीथिंग दैट हैपन्स इन द कॉन्टेक्स्ट। जो लोकल पॉलिटिक्स में लोग काफ़ी नाराज़ होते हैं इस कॉन्टेक्स्ट सेटिंग से और हिस्ट्री लेसन से, और उनको लगता है कि बोथ साइड्स करनी चाहिए। बोथ साइड्स इसराइल पैलेस्टाइन में नहीं है। देयर इज़ वन साइड विच इज़ द ओप्रेसर एंड देयर इज़ वन साइड विच इज़ द ओप्रेस्ड। ह्यूमन राइट्स वॉच 2021 में कह चुकी है कि जो इसराइल कर रहा है वो अपार्थाइड है। एक तरफ एक न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट है विद द मिलिट्री माइट ऑफ द वर्ल्ड, और दूसरी तरफ 2 मिलियन लोग हैं जिसमें से 1 मिलियन 18 साल से नीचे हैं, जो एक ओपन एयर प्रिजन में रहते हैं। इस ऑपरेशन की एक पूरी तारीख है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा एंड मिथ्स अराउंड इसराइल पैलेस्टाइन, ताकि दुनिया को लगे ये बहुत कंफ्यूजिंग इशू है, या इस तरफ ना देखें, या इस तरफ अटेंशन ना जाए। आज हम कोशिश करेंगे कि फेजेस में इस पूरे इशू को समझें, उसकी तारीख देखें, ताकि जो आज हो रहा है उसको आप सही से कंटेक्चुअलाइज कर सकें। उसके बाद आपकी जो राय होगी, वी कैन हैव दैट डिबेट देन। सो फेज़ 1, द क्रिएशन ऑफ इसराइल। पर उसको समझने के लिए 2 आइडियाज़ या 2 कॉन्सेप्ट जो हम पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो समझना बहुत ज़रूरी है। जो पहला है वो है ब्रिटिश कॉलोनी। उसका एक पार्ट तो उसकी फिजिकल रियलिटी है ऑफ ब्रिटिश एस्टैब्लिशिंग कॉलोनीज अराउंड द वर्ल्ड, ताकि उनकी वो रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करके वापस ब्रिटेन लेके जा सकें। पर उसके पीछे एक ख्याल भी है, एक थॉट भी है, एक आइडिया है वाइट मैन्स बर्डन का, कि ये जो वाइट मैन है इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि जो ये अनसिविलाइज वर्ल्ड है, जो जानवर हैं, इनको सिविलाइज करे, और ये उन पर एक बोझ है क्योंकि वो एक सुपीरियर बीइंग है फ्रॉम एवरीबडी एल्स। कॉलोनाइजर को लगता था कि वो गॉड्स रेन ऑन अर्थ इस्टेब्लिश कर रहे हैं। अमेरिकन स्लेवरी में भी जो वाइट मास्टर्स हैं उनको लगता था कि क्योंकि काले लोग जानवरों से ज़्यादा करीब हैं, तो इनको इनस्लेव करना जायज़ है। सो व्हेन वी लुक एट हिस्टोरिकल इवेंट्स लाइक द जलियांवाला बाग मैसेकर, या जो बंगाल फेमन हुआ, या जो कीनिया में माओ अपराइजिंग हुई, और आप सोचते हैं कि कैसे इंसान इतनी बर्बरियत और इंसानों पे जस्टिफाई कर सकता है, तो वो और लोगों को इंसान ही नहीं समझते। तो जब आप उनको इतना डिह्यूमनाइज कर दें थ्रू स्लेवरी, थ्रू कलोनियलिज्म, तो उनका जो गम है या उनका जो दुख है वो आपको दुख ही नहीं लगता, क्योंकि आप उनको इंसान नहीं समझते। यू डोंट एक्चुअली एक्सटेंड ह्यूमैनिटी टू दोज पीपल। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन भी जब लिखा गया, उन्होंने कहा कि भाई फ्रीडम फॉर ऑल, तो वो ऑल वाइट लोग थे, काले लोग नहीं थे, क्योंकि वो इंसान नहीं है। इंसानों की फ्रीडम की बात हो रही है। But you know, when the Israelis pick up guns, or the Poles, or the Irish, or any white man in the world says, give me liberty or give me death, the entire white world applauds. When a black man says exactly the same thing, word for word, he is judged a criminal and treated like one, and everything possible is done to make an example of this bad nigger so there won't be any more like him. और यही कॉलोनियल सोच है जिसके खिलाफ इंडिया में भी एक अपराइजिंग हुई, रिबेलियंस हुए, जिसको शायद ब्रिटिशर्स वायलेंस समझें, म्यूटनी समझें, लेकिन हम उन लोगों को फ्रीडम फाइटर समझते हैं, हीरो समझते हैं, और उनको सेलिब्रेट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कुछ लोगों की तो राय होती है कि ब्रिटिशर्स अच्छे थे, उनके टाइम ट्रेन्स चलती थी टाइम पर, लेकिन वो ये नहीं कहते कि इसलिए ट्रेन टाइम्स पे चल रही थी क्योंकि वो आपकी रिसोर्सेज चोरी करके वापस ब्रिटेन लेके जा रहे थे उन्हीं ट्रेन्स पर। बट दिस स्लेव टू द ब्रिटिश या स्लेव टू द क्राउन बाबू क्लास कॉलोनाइजर्स ने बना दी थी। जब वो आपकी आइडेंटिटी आपसे छीन लेते हैं, तो वो एक फेक आइडेंटिटी इम्पोज कर देते हैं, एंड पीपल थिंक कि हम जो रहे हैं हज़ारों साल, करोड़ों साल, अब हम वो नहीं हैं, अब हम ये एक ब्रिटिश की गुलाम क्लास हैं, एंड सो वी आर बेटर देन द नेटिव। दूसरी चीज़ दैट यू नीड टू नो टू अंडरस्टैंड इसराइल पैलेस्टीन इज़ द हॉलोकॉस्ट। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नाज़ी जर्मनी ने एक हॉलोकॉस्ट किया, एक जेनोसाइड किया अगेंस्ट द जूस। इसमें जो कुछ लोग पाकिस्तान में हिटलर को हीरो समझते हैं, इट्स he thought of himself as the superior Aryan race। उबरमान का जो कॉन्सेप्ट उन लोगों ने नीचे का डिस्टॉर्ट किया, वो आपको भी उसी तरह जला देता, मार देता। ऐसा नहीं है कि वो मुसलमानों के फेवर में था या ब्राउन स्किन लोगों के फेवर में था, वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे। बट व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज एंटी सेमिटिज्म वाज नॉट लिमिटेड टू नाज़ी जर्मनी। उस टाइम अमेरिका ने भी थाउजेंड्स ऑफ जूस को रिफ्यूज़ किया। इस तरह के आपको एनेक्डोटल बहुत वाक़ये सुनने को मिलते हैं कि जूस अपने आप को जब वो न्यूयॉर्क पे आते थे तो वो कहते थे हम क्रिश्चियंस हैं,
तो उनको एंट्री मिल जाती थी। और पूरे यूरोप में एंटी सेमिटिज्म वाज वेरी वेरी कॉमन। इधर थोड़ी सी डिबेट है कि कुछ लोग कहते हैं कि नाज़ी जर्मनी इज़ एंटीथेटिकल टू क्रिश्चियनिटी, लेकिन इसमें किताबें भी लिखी गई हैं, जिस तरह रिचर्ड स्टिगमैन गैल की किताब है जिसमें वो कहते हैं कि व्हाट द नाज़ीज़ वर डूइंग दे सॉ इट एज बीइंग क्रिश्चियन। वही वाली बात है कि भले मज़हब बरक्स बात कर रहा हो उसके जो हो रहा है, लेकिन अगर आप मज़हब का गलत इस्तेमाल करते हुए कुछ कर रहे हैं, आई मीन नाज़ी जर्मनी में जेनोसाइड हो रहा था, और अगर उनमें से कुछ लोगों को लग रहा था कि वो ये क्रिश्चियनिटी की वजह से कर रहे हैं, तो उनको एक बहुत ही वॉर्प्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजियस वैल्यूज़ थी। जब मज़हब का इस्तेमाल करते हुए किसी जंग को या परसिक्यूशन को वो एक मजहबी कलर दे दिया जाता है, तो फिर आप जो जुल्म कर रहे हैं आप उसको जुल्म नहीं समझते, एंड यू थिंक ह्यूमन राइट्स डोंट एक्सटेंड टू सर्टन पीपल। इसी तरह इसराइल पैलेस्टाइन में भी रिलीजन इज़ डेफिनेटली यूज टू फ्लेयर अप टेंशंस, बट दिस इज़ नॉट अ रिलीजियस वॉर। लोग अपनी वॉर मॉन्गरिंग या अपने एजेंडाज फॉरवर्ड करने के लिए इसको पेंट करते हैं एज सम रिलीजियस वॉर बिटवीन जूज एंड क्रिश्चियंस, लेकिन अगर अभी हम इनकी पूरी जो हिस्ट्री देखेंगे, इट डज़ नॉट प्ले आउट लाइक दैट एट ऑल। इसराइल पैलेस्टाइन इज़ नॉट अ मुस्लिम जूइश सिविलाइजेशनल वॉर जो सेंचुरी से चलती आ रही है, या इसको आप उस ज़ुमरे में भी नहीं देख सकते कि एक वर्ल्ड वाइड वेस्ट अगेंस्ट इस्लाम वॉर हो रही है। ये दोनों साइड्स अपनी एजेंडा बेचने के लिए, अपनी दुकानें बेचने के लिए उसको उस तरह से पेंट करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसी कोई फंडामेंटल हेट्रेड होती कि भाई यहूदियों की तो मुसलमानों से नफ़रत है या मुसलमानों को तो यहूदियों से नफ़रत है और एक इटर्नल जिहाद करनी है आपके ख़िलाफ़, Palestine is not the only place in the world where there are Muslims, and there are not solely Muslims in Palestine. पाकिस्तान भी है। In fact, दुनिया के अगर हम मुल्कों की क्रिएशन देखें तो the closest country in terms of how it was created to Israel is Pakistan. हमारे यहाँ बहुत डिस्कशन हो रहा था नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज का, साथ ही साथ जो सेंटर ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड है सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई, दे आर मूविंग टुवर्ड्स नॉर्मलाइज, और दे वर एटलीस्ट मूविंग टुवर्ड्स नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज विद इसराइल। यूएई ने तो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया विद इसराइल। तो ये मुसलमान मुल्क इसराइल के साथ काम भी कर रहे हैं, इसराइल इनके साथ काम भी कर रहे हैं, तो ये सिविलाइजेशनल रिलीजियस होली वॉर कैसे हुई? मनी इज़ मे बी मोर इम्पॉर्टेंट दैन रिलीजन एंड जियो पॉलिटिक्स आर ऑल्सो मोर इम्पॉर्टेंट। गाज़ा के एक साइड पर इजिप्ट भी है जो भी एक मुसलमान मुल्क है, वो भी कोई अपने बॉर्डर्स नहीं खोल देता कि पैलेस्टाइन से सारे रेफ्यूजीज़ इजिप्ट के अंदर आ जाएं। दिस इज़ पॉलिटिक्स, दिस इज़ कंट्रीज एक्टिंग इन देयर सेल्फ इंटरेस्ट, एंड दिस इज़ अ स्पेसिफिक हिस्ट्री ऑफ अ रीजन। देयर इज़ नो सिविलाइजेशनल वॉर एट प्ले। तो अगर रिलीजन नहीं है तो क्या है? फेज़ 1 पे वापस आ जाते हैं, द क्रिएशन ऑफ इसराइल। 1915-16 में हुसैन मैकमहन कॉरेस्पॉन्डेंस हमें दिखाती है कि ब्रिटिश ने अरब्स को कहा हुआ था कि आप अगर ऑटोमन एम्पायर के ख़िलाफ़ लड़ेंगे और हमें सपोर्ट करेंगे, हम आपको ऑटोमन एम्पायर से भी आज़ाद कराएंगे और हम आपको आज़ादी भी देंगे, लेकिन ऐसा उन्होंने किया नहीं। 1917 में यूके के फॉरेन सेक्रेटरी ने लॉर्ड रॉथस्चाइल्ड को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने कहा दैट वी विल सपोर्ट द क्रिएशन ऑफ अ नेशनल होम फॉर जूज़ इन पैलेस्टाइन। इसको अब बैलफोर डिक्लेरेशन कहा जाता है। 1919 के किंग क्रेन कमीशन ने कंक्लूड किया कि 90% ऑफ द पॉपुलेशन दैट लिव्स देयर इज़ अगेंस्ट द ज़ायनिस्ट प्रोग्राम, लेकिन उस टाइम जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे डेविड लॉयड जॉर्ज, वो एक सपोर्टर थे ज़ायनिज़म के। इस वक्त 90% ऑफ द पॉपुलेशन वहाँ की नॉन जूइश थी। वहाँ जूइश, क्रिश्चियन, मुस्लिम लोग पीसफुली को एग्जिस्ट करते थे, एक दूसरे के साथ रहते थे। कुछ जूज़ वहाँ पर सेंचुरी से रह रहे थे और कुछ जो हैं वो यूरोपियन जूज़ आकर वहाँ सेटल हो गए थे, एंड दे वर looking for a safe haven, escaping persecution from Europeans. So यूरोपियंस जो हैं वो जूस को परसिक्यूट कर रहे थे, उन पे जुल्म कर रहे थे, उनसे बचने के लिए वो आके पैलेस्टाइन में रहे। इवन दो द ब्रिटिश प्रॉमिस द अरब कि हम आपको ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल से निकाल कर इंडिपेंडेंस देंगे, बैलफोर डिक्लेरेशन के बाद उन्होंने कंट्रोल ले लिया पैलेस्टाइन का और लैंड इस तरह बांटना शुरू कर दिया जिस तरह दे ओन दैट लैंड। मतलब ये वही वाली बात है कि अगर ब्रिटिश उस वक्त इंडिया पे रूल कर रहे थे तो वो डिसाइड करते कि हम बॉम्बे में जूश के लिए एक नेशनल होम बनाएंगे। दिस इज़ नॉट लाइक के दिस वाज टू बी अ होम और अ डिवीजन बिटवीन अ पॉपुलेशन दैट वाज ऑलरेडी लिविंग देयर। ऐसा नहीं था कि 50% मुसलमान क्रिश्चियन हैं, 50% जूस हैं, तो इनके लिए दो अलग अलग मुल्क बना दें। द आइडिया वाज टू ब्रिंग जूस फ्रॉम यूरोप एंड सेटल देम इन पैलेस्टाइन, फोर्सफुली इवैक्यूएटिंग द पीपल हु आर ऑलरेडी लिविंग देयर। बैलफोर को कोई परवाह नहीं थी उन लोगों की कि जो लोग वहाँ पर ऑलरेडी रहते हैं वो क्या चाहते हैं। ये यूनिलैटरली ने ब्रिटिश ने डिसाइड किया इन एक्सचेंज फॉर सर्विसेज टू द ब्रिटिश एम्पायर कि उनके कंट्रोल में जो लैंड है वो बांट देंगे। इधर हमें ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि जूडिज़म और ज़ायनिज़म में फ़र्क है, दोनों सेम चीज़ बिल्कुल नहीं है। ज़ायनिज़म एक पॉलिटिकल मूवमेंट थी जो कह रही थी कि यूरोप में
जूस के साथ बहुत परसिक्यूशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, और ये होता रहेगा जब तक हमें एक अपना नेशनल होम ना मिले या एक नेशन स्टेट ना मिले जहां हम सेफली रह सकें। इस जूइश नेशन का आइडिया थियोडोर हर्ज़ल ने अपनी किताब द जूइश स्टेट में लिखा है। ज़ायनिस्ट कांग्रेस में डिसाइड हुआ कि हम पैलेस्टाइन में लैंड लेंगे और यहाँ सेटल होंगे। अगेन यूरोपियन जूज ट्राइंग टू एस्केप परसिक्यूशन फ्रॉम यूरोप। ब्रिटिश कॉलोनियल सपोर्ट के साथ वो यहाँ सेटल होना शुरू हो गया। जब लोगों ने प्रोटेस्ट की 1936 में एक बहुत फेमस पैलेस्टाइन में हंगर स्ट्राइक हुई थी, रिवॉल्ट हुई थी, उन्होंने रेजिस्ट करने की कोशिश की थी, तो ब्रिटिश ने वही किया जो वो आज सपोर्ट करते हैं, कलेक्टिव पनिशमेंट की। विलेजेस को जाके डिस्ट्रॉय किया, लोगों को घरों से निकाल के मारा, मैनी पीपल वर जेल्ड, एग्जीक्यूटेड। और जो लोग अपनी ज़मीन के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर कॉलोनियलिज्म के थ्रू जुल्म और बर्बरियत की गई। ब्रिटिशर्स को जो ये एक फैसिनेशन रही है कि हम मज़हब की बुनियाद पर चीज़ों को डिवाइड कर देंगे, लैंड तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एथनिसिटी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोगों का सेंचुरीज ओल्ड कनेक्शन टू द लैंड, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मज़हब इज़ दी ओनली आइडेंटिटी दैट मैटर्स, बिकॉज मज़हब इज़ व्हाट दे वर यूजिंग टू डिवाइड एंड रूल। इंडिया में भी यही हुआ कि उन्होंने मुसलमान हिंदुओं को लड़ाकर, कुछ ब्रिटिशर्स ने इतने साल हुकूमत रखी सब कॉन्टिनेंट के ऊपर। सो दे वर यूजिंग दैट रिलीजियस आइडेंटिटी टू पिट पीपल अगेंस्ट ईच अदर। और उसी तरह जब उन्होंने बोला चले वन स्टेट सोल्यूशन हम कर लेते हैं, साथ मिल के रह लें, तो द Zionists did not like that, so they started bombing the Arab villages, they started bombing the British as well. इस वक्त जो उनकी आर्मी है, हैगना स्पेशली, वो बहुत ज़्यादा established थी, trained थी, उनके पास weapons थे, so they were able to carry out these bombings and military raids. तो जब one state solution का आइडिया फ्लोट हुआ ब्रिटिशर्स से, तो Zionists felt betrayed by the British. 1942 कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि अमेरिका अब हमारा बैकर होगा, ब्रिटिश नहीं। एज यूजुअल द ब्रिटिश क्रिएटेड द मेस एंड देन दे ट्राइड वॉशिंग देयर हैंड्स ऑफ द इंटायर मेस। उन्होंने बोला भाई ये यूनाइटेड नेशंस बन गए, अब इस मामले को सॉर्ट आउट करें। यूनाइटेड नेशंस ने बोला अच्छा ठीक है, 55% ऑफ द कंट्री विल बिकम अ जूइश स्टेट, इवन दो उस जो एरिया उन्होंने अलॉट किया हुआ था जूइश स्टेट के लिए, उसमें जो आधी पॉपुलेशन है वो नेटिव पैलेस्टीनियंस थे। सो अगर अब आप सिचुएशन ऑन द ग्राउंड समझें तो ये पैलेस्टीनियन विलेजेस हैं जिनके पास मिलिट्री भी नहीं है। द ब्रिटिश डिड नॉट अलाउ देम टू हैव अ मिलिट्री और वेपन्स, इवन इन मैनी केसेस इधर उधर से उन्होंने राइफल्स मंगवाई हुई थी। वेयर एज द स्टेट दैट वाज टू बिकम इसराइल, उनके पास कुछ 3 ट्रेंड आर्मीज़ थी, तो उन्होंने उसको इस्तेमाल किया। यूएन ने भी जो बाउंड्रीज बनाई थी उसके बाहर विलेजेस में जा के लोगों को एवैक्यूएट करके, मैसेकर्स करके उन्होंने उस लैंड को ऑक्यूपाई कर लिया। एंड द यूएस रियली बैक्ड दिस सोल्यूशन ऑफ द क्रिएशन ऑफ अ जूइश स्टेट और द पार्टीशन ऑफ पैलेस्टाइन। और May 14th 1948 को डेविड बेन गोरियन अनाउंस द क्रिएशन ऑफ द स्टेट ऑफ इसराइल एंड ही बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल। इस वक्त तक इसराइल की एक वेल ट्रेंड आर्मी थी जिसमें 40,000 ट्रेंड लोग थे। दूसरी तरफ जो एक अरब वर्ल्ड है या अरब नेशंस हैं, उन्होंने इस प्लान को रिजेक्ट किया एंड दे ट्राइड फाइटिंग अ वॉर विद द न्यूली क्रिएटेड स्टेट ऑफ इसराइल। ये भी कोई एक फुल फ्लेश्ड वॉर नहीं थी, एक रैग टैग डिसऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल थे, तकरीबन कोई 3-4 हज़ार इस तरह के लोग थे, फिर 4,000 अरब लिबरेशन आर्मी के लोग थे। एंड दे वर टू समहाउ फाइट 40,000 की ट्रेंड आर्मी। एंड साथ ही साथ इसराइल वाज यूजिंग देयर ओन आर्मी इन द रीजन्स टू ऑक्यूपाई इवन मोर लैंड। बेन गोरियन ने खुद बाद में लेटर में कंफर्म किया कि जो जेरूसलम और साथ ही साथ ये जो इसराइल की आर्मी है, ये पैलेस्टीन के जो विलेजेस हैं उधर वायलेंस करके लैंड ऑक्यूपाई कर रही थी। बेन गुरियन ने बाद में एक लेटर में कंफर्म भी किया कि जाफा और जेरूसलम पे जो बॉम्बिंग्स करवाई गई थी उसके पीछे हैगन आई थी। इसराइल की आर्मी ने विलेजेस पर बॉम्ब किए, अटैक किए, सम विलेजेस पर टॉश टू द ग्राउंड, मैसेकर्स किए। 2.5 लाख पीपल वर मेड टू फ्ली देयर होम्स। 2022 की एक डॉक्यूमेंट्री है टेंटोरा, जिसमें इसराइली सोल्जर्स खुद बताते हैं कि उन्होंने किस तरह एथनिक क्लेंजिंग की। 75% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पैलेस्टाइन वर मेड टू बी रेफ्यूजीज। और ये है फेज़ 2 या एक आइडिया जो आपको समझने की बहुत ज़रूरत है टू अंडरस्टैंड द पैलेस्टाइन इसराइल कॉन्फ्लिक्ट, विच इज़ कॉल्ड द नकबा और द कैटास्ट्रोफी। नकबा एक मास डिस्प्लेसमेंट है जिसमें 7.5 लोगों को उनके घर से निकाल दिया गया था और वो आज तक अपनी चाबियां कैरी करते हैं कि हम घर लॉक करके गए थे कि हम वापस आएंगे, और वो आज तक वापस नहीं आ सके। एक मिथ, एक झूठ बेचा गया कि पैलेस्टाइन जो है इट वॉज अ लैंड विदाउट पीपल एंड अ पीपल विदाउट लैंड केम टू बी सेटल्ड हियर। नहीं, वो लैंड, ये दोनों तरफ बातें झूठ हैं। इट वॉज नॉट अ लैंड विदाउट पीपल। यहाँ लोग थे जो रहते थे, हु वर फोर्सफुली इवैक्यूएटेड, और साथ ही जो लोग आए हैं रहने उनके भी अपने लैंड्स थे, उनके भी अपने घर थे। लेकिन यूरोप में
जो आजकल बेस्टियन ऑफ ह्यूमन राइट्स दुनिया भर में बनने की कोशिश करता है, वहाँ एंटी सेमिटिज्म की वजह से इनके खिलाफ परसिक्यूशन की जाती थी, तो दे वर फोर्स्ड टू फाइंड अ सेफ हेवन समवेयर एल्स। कोई भी जगह ना कॉलोनाइज करने के लिए उसकी जो एक अपनी रीजनल आइडेंटिटी है, उनकी जो एक इंट्रेंसिक आइडेंटिटी है, हिस्टोरिकल आइडेंटिटी है, उसका इरेजर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कलोनियलिज्म का एक सेंट्रल टेनेंट है। इंडिया में भी लोगों की नेटिव आइडेंटिटी रिजेक्ट करवाकर उन लोगों को ब्रिटिश के करीब बनाया गया, ये जो बाबू क्लास बनाई है। अमेरिका में नेटिव अमेरिकन की जेनोसाइड की गई, कनाडा में फर्स्ट नेशंस की जेनोसाइड की गई, ऑस्ट्रेलिया में एबोरिजिनीज़ की जेनोसाइड की गई। तो वो जो उनका कल्चर है उसकी कंप्लीट हिस्टोरिकल इरेजर किया गया। बोला गया कि तो जानवर थे, इनके पास तो कुछ भी नहीं था, सारी सिविलाइजेशन तो हम यहाँ लेकर आए हैं। So Israel really learned this colonial idea of identity erasure and occupation through the British. ब्रिटिश ने भी यही किया था। जब पैलेस्टाइन ने रेजिस्ट किया था ब्रिटिश ऑक्यूपेशन को 1930s में, उन्होंने लोगों को जेल किया, एग्जाइल किया। 1 out of every 10 men between the ages of 18 and 40 were either murdered or tortured or put in prison. एक large portion of the population पर जुल्म किया गया टू जस्टिफाई देयर ऑक्यूपेशन। और जब कोई रेजिस्ट करता था तो एक कलेक्टिव पनिशमेंट होती थी। कुछ केसेस में 2-2 हज़ार घर जाकर जला दिए गए क्योंकि सम पीपल रेजिस्टेड या टुक अप आर्म्स अगेंस्ट द ब्रिटिश। और उस टाइम ये करने के लिए वो मदद ले रहे थे ज़ायनिस्ट आर्मी की, और ज़ायनिस्ट आर्मी को ट्रेन भी कर रहे थे। और साथ जब वर्ल्ड वॉर 1 हुई, देन अगेन they took the help of the Jewish people, and the Jewish people were able to join the British army or fight with the British and receive trainings there, receive knowledge of tanks, ammunition, artillery. और फिर जब ब्रिटिश गए भी ये रीजन छोड़कर, तो उनके जो सारे यहाँ पर इक्विपमेंट था वो उन्होंने ज़ायनिस्ट आर्मी को हैंड ओवर कर दिया। साथ ही साथ इसराइल ने एक इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट किया कॉल्ड द विलेज फाइल्स, जिसमें वो सारी रिसर्च करते थे कि अच्छा किस गांव में कितने लोग रहते हैं, इसका क्या रास्ता है, इनको अगर यहाँ से निकालेंगे, डिस्प्लेस करेंगे तो क्या होगा। दिस ट्राइफेक्टा ऑफ वायलेंस, ऑक्यूपेशन, कलोनियलिज्म, दिस वाज नॉट बाय चांस, दिस वाज बाय डिज़ाइन। बेन गुरियन ने अपनी डायरी में भी लिखा है कि जिस भी विलेज में हम जाके ऑक्यूपाई करें, वहाँ पॉपुलेशन की एक्सपल्जन होनी चाहिए, वायलेंस होनी चाहिए। एक आइडिया है जिसको प्लान डी या प्लान डेलिट भी कहते हैं। उसके तहत ये स्ट्रैटेजी थी कि यूएन बाउंड्रीज के बाहर भी जो एरिया है उसको मिलिटरीली ऑक्यूपाई किया जाए। एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट इसराइली और हिस्टोरियन जो है वो इसको कहते हैं दिस वाज द ब्लूप्रिंट फॉर एथनिक क्लेंजिंग। बहुत अच्छा प्लान है कि आप आर्मी भेजें, बॉम्ब करें, जब लोग चले जाएं तो वो लैंड ऑक्यूपाई कर दें। कुछ लोगों की एनेक्डोटल इस तरह की भी हमें टेस्टिमनीज मिलती हैं कि रात को लोग आते थे, बॉम्ब फाड़ते थे विलेजेस के अंदर, सुबह जब लोग इवैक्यूएट करते थे तो वो लैंड ऑक्यूपाई हो चुका होता था इसराइल से। तो अब तक जो यूएन ने लैंड अरब स्टेट्स को भी दिया था, इसराइल स्टार्टेड ऑक्यूपाइंग दैट। जो अरब कंट्रीज़ हैं नेबरिंग, उन्होंने लार्जली पैलेस्टीनियंस को अबैंडन कर दिया था। जो खुद लोग हैं या सपोर्टर्स हैं, उन्होंने ख़ुद के पैसों से कोशिश की राइफल्स ख़रीदने की, आर्म्स ख़रीदने की, एक रेजिस्टेंस माउंट करने की, बट इट वाज ऑलवेज गोइंग टू बी अ फेल्ड अटेम्प्ट। साथ ही साथ हम एब्सोल्यूट बारबेरिटी और मैसेकर्स देखते हैं। अगर आप इंस्टेंसेस लाइक द डेरा यासीन मैसेकर देखें, तो एक गांव में जाकर 100 लोगों को, इंक्लूडिंग चिल्ड्रेन, इंक्लूडिंग वुमेन, इंक्लूडिंग द एल्डरली, आप लिटरली मैसेकर करते हैं। और डेर यासीन तो वाज जस्ट 3 किलोमीटर्स फ्रॉम द पुलिस कमांडर्स ऑफिस। अगेन हम अपने सब कॉन्टिनेंट के एक्सपीरियंस से जानते हैं कि द ब्रिटिशर्स do not care about massacres against the native population. They're there to protect the Britishers. आप अपने लोगों को मारें, they will look the other way. In fact, in towns like Tiberias, तो आप देखते हैं कि British colonial army helped with the expulsion of the population. उन्होंने घुस के लोगों को evacuate किया ताकि इसराइली आर्मी अंदर आके टेक ओवर कर सके। और यही एक्सपीरियंसेस कई पैलेस्टीनियन टाउन्स और विलेजेस का था। 200 से 500 विलेजेस को इस तरह एवैक्यूएट करके उनको टेक ओवर किया गया, और हज़ारों लोग हाइफा में कोई 50,000 लोगों ने एवैक्यूएट किया। लिडा में दे कॉल इट द डेथ मार्च, कुछ 50 to 70,000 पीपल मार्च्ड आउट। टेंटोरा में मैसेकर हुआ जिसके नाम के ऊपर वो डॉक्यूमेंट्री है। यू यूज़ वायलेंस, यू यूज़ मैसेकर्स टू ड्राइव फियर इनटू कम्युनिटीज, फोर्सिंग देम टू एवैक्यूएट, देन यू ऑक्यूपाई देयर लैंड, not on the basis of any laws. And this is the living memory of the people of Palestine. ये कुछ centuries old कहानी नहीं है। इसीलिए नगबा is a living reality for people of Palestine. कोई 7.5 लाख लोग evacuate हुए थे, ये उनकी living memory में है।
आपने उनको सिर्फ इवैक्यूएट नहीं किया, आपने कोशिश की कि उनकी आइडेंटिटी कम्प्लीटली इरेज हो जाए, उनकी जो वहाँ मेमोरीज़ थी, उनकी जो वहाँ पे जगहें थी, उनके जो बागात थे, फार्म्स थे, आपने एक कम्प्लीट इरेजर की कोशिश की ताकि ये झूठ बेचा जाए और इट वॉज अ लैंड विदाउट पीपल। वंस द ब्रिटिश लेफ्ट, तब अरब कंट्रीज़ ने कोशिश की कि हम लिबरेट करें। कोई 24,000 की आर्मी थी, लेकिन उसमें से इराक ने रिट्रीट कर लिया। इसमें से जो सबसे अच्छी आर्मी थी वो जॉर्डन की आर्मी थी, बट जॉर्डन ने एक डील कर ली। जो वेस्ट बैंक जॉर्डन के कंट्रोल में आया था उस टाइम, इट केम थ्रू अ डील। इनफैक्ट जो खुद लीड कर रहे थे जॉर्डन की आर्मी, ही सेड इट वाज अ फोनी वॉर। ये खुद ग्लब पाशा का कोर्ट है, और कल की खबर है दैट जॉर्डन इज ओपनिंग इट्स मिलिट्री बेसिस टू द यूनाइटेड स्टेट्स टू हेल्प इसराइल इन द वॉर। तो अगेन ये जो एक झूठ बेचा गया है या नैरेटिव्स बेचने के लिए या लोगों के इमोशंस उजागर करने के लिए ऑन बोथ साइड्स कि ये इस्लाम की जंग है या इस्लाम की बका की जंग है या ये इस्लाम के ख़िलाफ़ जंग है, वो सब झूठ है। बिकॉज ये तो सारी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। कंट्रीज़ एक्ट इन द सेल्फ इंटरेस्ट of their countries and a personal capacity in their own self-interest. The third phase that you need to understand is 1967 and the Six Day War. 1948 के आर्मिटर्स के बाद ऑलमोस्ट पूरा जो पैलेस्टाइन है वो इसराइल के कंट्रोल में ही था। वेस्ट बैंक जॉर्डन के साथ था और गाज़ा स्ट्रिप जो छोटी सी रह गई थी वो इजिप्ट के साथ थे। इसके अलावा इसराइल कंट्रोल्ड एवरीथिंग। 1955 में इसराइल ने ये आर्मिटर्स तोड़ा जब उन्होंने एक इजिप्शियन बेस को अटैक किया। अगेन इन चीज़ों को कॉन्टेक्चुअलाइज करने के लिए आपको जियो पॉलिटिक्स समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्विस कनाल जिससे बहुत ज़्यादा ग्लोबल ट्रेड पासिस थ्रू, 1956 में इजिप्शियन लीडर नासर डिसाइडेड टू नेशनलाइज दैट। ऑब्वियसली जो यूरोपियन पावर्स हैं उनको ये बात नहीं पसंद आई, तो फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर ने इसराइल के साथ एक प्लान बनाया, एक सीक्रेट प्लान बनाया जिसमें ब्रिटेन भी इन्वॉल्व था कि इसराइल जो है वो इजिप्ट में इन्वेड करेगा, अटैक करेगा इजिप्शियन टेरिटरीज़ में, और उसको प्रीटेक्स्ट बनाकर France and Britain will get involved into the war, and that's exactly what happened. अक्टूबर में इसराइल moved into Egyptian territory और नवंबर में फ्रांस और ब्रिटेन ने अपनी फोर्सेस पोर्ट सईद में उतार दी। Eventually the UN forced France and Britain to withdraw, लेकिन इजिप्शियन इसराइल जो बॉर्डर है वहाँ यूरोपियन फोर्सेस वर परमानेंटली स्टेशनड। जो खौफ था, जो डर था, वो था एयर सुप्रेमेसी का कि यार एयरफोर्स इजिप्ट ने भी बिल्ड करना शुरू कर दी। इसमें जो रशिया है उसमें MiG-21 सप्लाई हो रहे थे। इसराइल डिड अ साइऑप्स और उन्होंने एक इराकी पायलट को डिफेक्ट करवाया। उसने अपना एक $1 मिलियन लेकर इराकी MiG-21 इजिप्ट में लैंड कर दिया, जिसमें उन्होंने उसको रिवर्स इंजीनियर करके उसको समझा कि अच्छा यार इससे कॉम्बैट हमने किस तरह से करना है। और फिर जब 1967 में सीरिया के साथ एक एयर बैटल हुई, इसराइल वॉज एबल टू विन इट। रशियन इंटेलिजेंस ने बोला कि इसराइल अपनी आर्मी बिल्डअप कर रही है ऑन द सीरियन बॉर्डर, सो इजिप्ट टू स्टॉप देम from invading Syria, they moved their army towards the Israeli border. This kicked off the war. अब इधर इशू ये था कि फर्स्ट स्ट्राइक कौन करेगा। इजिप्ट को लगता था कि अगर हम फर्स्ट स्ट्राइक करेंगे तो अमेरिका विल गेट इन्वॉल्व्ड, सो इजिप्ट वाज वेरी क्लियर कि वी विल वेट फॉर देम टू डू द फर्स्ट स्ट्राइक। इसराइल ने एक ऑपरेशन फोकस नाम का प्लान बनाया हुआ था टू स्ट्राइक द एयरफोर्स, और यही हुआ। 5 जून 1967 को इसराइल ने इजिप्ट की एयरफोर्स और एयरफील्ड्स को टारगेट किया और कुछ ही घंटों में 80% ऑफ देयर एयरफोर्स उसको तबाह कर दिया। व्हेन सीरिया, जॉर्डन एंड इराक गॉट इन्वॉल्व्ड, जॉर्डन की एयरफोर्स वाज डिस्ट्रॉयड, सीरिया की एयरफोर्स वाज डिस्ट्रॉयड, इराक का जो एयरबेस था दैट कुड गो इनटू इजराइल दैट वाज डिस्ट्रॉयड। तो अब इट वाज द इजिप्शियन आर्मी जो इसराइल से लड़ने जा रही थी, लेकिन उनको इतना खौफ था कि हमारे पास एयर सुप्रीमेसी तो है ही नहीं, हम बॉम्ब हो जाएंगे। उन्होंने उनको रिट्रीट कर लिया और एक शेमफुल रिट्रीट हुई इजिप्ट के लिए, एंड इसराइल वाज एबल टू टेक ओवर दैट सीनाई रीजन। जब ईस्ट में जॉर्डन ने रिट्रीट किया तो देन इसराइल वाज एबल टू टेक ओवर ईस्ट जेरूसलम एंड वेस्ट बैंक। नॉर्थ में जब सीरिया ने रिट्रीट किया, दे वर एबल टू टेक द गोलम हाइट्स। और फिर हमें वही स्ट्रैटेजी का रिपीट नज़र आया कि ये जो ऑक्यूपाइड रीजन्स थे इनमें इसराइल ने सेटलमेंट्स बनाना शुरू कर दी, ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया। अगेन ऑल ऑफ दिस वाज इलीगल, बट इसराइल थॉट कि हमारे पास मिलिट्री माइट है, हम कुछ भी कर सकते हैं। 1973 में जब फिर से जंग हुई, That's what forced Israel to retreat. Also important note, 1973 की जो जंग है वो अरब स्टेट्स ने इंस्टिगेट की थी। उसके बाद एक पीस ट्रीटी साइन हुई तो इसराइल ने इजिप्ट को सीनाई रीजन वापस कर दिया। These wars that have been fought, these are territorial wars between countries for their geopolitical interest. इनको कोई हिस्टोरिकल सिविलाइजेशन वॉर्स के ज़ुमरे में देखना बिल्कुल जायज़ नहीं है, बिकॉज द एविडेंस इज सिंपली नॉट देयर। आप इससे शायद ये आर्ग्यूमेंट बना सकते हैं कि इसराइल फील्स इनसिक्योर बीइंग सराउंडेड बाय दिस अरब स्टेट्स, और उसकी एक हिस्टोरिक इनसिक्योरिटी है क्योंकि वो इसराइल बनाया ही इसलिए था
कि यूरोप में जूस को प्रोसिक्यूट किया जा रहा था फॉर बीइंग जूस तक। अभी इस हमास अटैक से पहले इजिप्शियन इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स ने बोला कि हमने बार बार इंटेलिजेंस शेयर की थी इसराइल के साथ कि हमास इज़ प्लानिंग समथिंग। सो राइट नाउ देयर इज़ नो लाइक अरब मुस्लिम कंट्रीज़ एट वॉर विद इसराइल, ये एक सिनारियो नहीं था। हम पाकिस्तान की भी बात करें जो कहते हैं कि हम इस्लामिक रिपब्लिक हैं, इस्लाम के नाम पे बने, पाकिस्तान ने कभी कोई मिलिट्री सपोर्ट नहीं किया पैलेस्टाइन को। इनफैक्ट ब्लैक सितंबर में ज़ियाउल हक मर्दुम मोमिन जो इन्होंने इस्लामाइजेशन के नाम पर अपनी लेजिटिमेसी इस्टेब्लिश की थी पाकिस्तान में, उन्होंने फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ लड़ा है। सो ये एक हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है विच लार्जली सीज्ड। फेज़ 4 में ये जो एक मिथ है कि पीस इज़ इम्पॉसिबल, मिडिल ईस्ट में तो कभी पीस होगा ही नहीं या पॉसिबल ही नहीं है, इस मिथ को थोड़ा डिस्ट्रॉय करेंगे ऑस्लो एकॉर्ड्स को डिस्कस करके। 1970s में यासर अराफात और PLO पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन इट सॉर्ट ऑफ बिकेम रिकग्नाइज्ड एज द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पैलेस्टाइन। तो 1993 और 1995 में PLO ने इसराइल के साथ 2 मुआहदे किए नोन एज द ऑस्लो एकॉर्ड्स। कुछ ज़्यादा पैलेस्टाइन को मिला नहीं, बट एटलीस्ट इट शोज़ के पैलेस्टाइन रिकग्नाइज इसराइल। तो वो जो एक आइडिया है कि नहीं ये लोग तो चाहते ही नहीं है इसराइल बने या उसको तबाह करना चाहते हैं, यहाँ पर पैलेस्टाइन के रिप्रेजेंटेटिव्स रिकग्नाइज कर रहे हैं, उनके साथ बैठ रहे हैं और कह रहे हैं कि चलो मिलकर एक प्लान बनाते हैं, लेट्स मूव टूवर्ड्स पीस। सिर्फ जो कंसेशन मिली इसराइल की तरफ से वो ये थी कि एक पैलेस्टाइन नेशनल अथॉरिटी बना देते हैं जिनको एक लिमिटेड सेल्फ गवर्नेंस इन रीजन्स में दे दें, और वो भी कोई प्लेट पर नहीं मिली। एक पूरी रेजिस्टेंस मूवमेंट हुई थी जिसके बाद इसराइल वाज फोर्स्ड इनटू पीस टॉक्स। 1984 में जो रेजिस्टेंस हुई, रिवॉल्ट हुआ, जिसको फर्स्ट इंतफादा कहते हैं, उसके बाद ये पीस टॉक्स हुई हैं। बैक डोर शुरू हो गई थी, नॉर्वे गॉट इन्वॉल्व इन दैम, बट अनफॉर्चुनेटली नवंबर 1995 में एक इसराइली राइट विंगर ने इसराइली प्राइम मिनिस्टर यित्ज़ाक रबीन को तेल अवीव में एक पीस मार्च में कत्ल कर दिया बिकॉज ही वॉज वर्किंग टूवर्ड्स पीस विद पैलेस्टाइन। Unfortunately, there could be no lasting peace agreement out of this, and it resulted in the second intifada. पैलेस्टाइन को कुछ भी नहीं मिला। इसराइल continued building these settlements. 2004 में यासर अराफात died in mysterious circumstances. He suddenly fell ill. There are a lot of theories around his death, but nothing's been confirmed. लेकिन एटलीस्ट हम इस मिथ को तो डिस्ट्रॉय कर दें कि इसराइल और पैलेस्टाइन का कोई वर्कबल सोल्यूशन नहीं है या वो नहीं चाहते। नोम चोम्स्की के आप लेक्चर सुने, उनकी कई लेक्चर्स हैं इस इशू के ऊपर। द रीज़न देयर इज़ नो पीस बिटवीन पैलेस्टाइन एंड इसराइल इज़ बिकॉज अमेरिका स्टैंड्स इन द वे ऑफ पीस बिटवीन पैलेस्टाइन एंड इसराइल। इट्स रियली दैट सिंपल। कैंप डेविड में जो उन्होंने अकॉर्ड किया था, जिससे उन्होंने अपनी तरफ से एक प्लान दिया था इसराइल के साथ बैठकर, वो इतना बुरा था दैट दे देमसेल्व्स डिड नॉट रिलीज द मैप्स फॉर इट, बिकॉज लिटरली जो इंसान वो मैप्स देख ले बोले ये हो कैसे सकता है दैट यू डिवाइडेड इट फ्रॉम द सेंटर। अगेन दिस कॉलोनियल आइडियाज़ ऑफ बिल्डिंग बॉर्डर्स जो इंसानों को इंसान ही नहीं समझते, दे डोंट अप्लाई और दे कैन नॉट इवन पॉसिबली बी एप्लीकेबल। 1972 से यूनाइटेड स्टेट्स ने कम अज़ कम 53 UNSC रेजोल्यूशंस अगेंस्ट इसराइल को वीटो किया। There are multiple common sense solutions which are on the table, which are available, which are workable, लेकिन US वो होने नहीं देता। जो एक अनऑफिशियल जेनीवा अकॉर्ड है, दैट्स अ गुड ब्लूप्रिंट फॉर अ सोल्यूशन। यासर अराफात ने तो उस वक्त ये भी कहा था कि इन प्रिंसिपल आई एग्री विद इट। इसकी डिटेल्स हम डिस्कस कर लें। म्यूचुअल डिक्लेरेशन टू एंड कॉन्फ्लिक्ट, म्यूचुअल रिकग्निशन, राइट टू एन इंडिपेंडेंट स्टेट, इसराइल विड्रॉल टू 1967 बॉर्डर्स। ये एक ऐसा सोल्यूशन है दैट इज़ अग्रीएबल टू मोस्ट पीपल लिविंग देयर, लेकिन जो पावर्स दैट बी हैं वो इसको होने नहीं देते। जो इम्पीरियलिस्ट पावर हैं, जो दुनिया को कंट्रोल करते हैं, वो UN बनाते हैं, वो लॉज बनाते हैं, वो ये ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं टू कीप द स्टेटस को। हम ये भी नहीं कहते कि अच्छा यार इसमें एक मॉरल नहीं है, ये एक एसिमेट्री ऑफ पावर है, ये एक एम्पायर है जो कंट्रोल कर रहा है दुनिया को। हम कहते हैं भाई आपके बनाए हुए कानून, आपके बनाए हुए जस्टिस, आपके बनाए हुए रेजोल्यूशंस, उनके हिसाब से हक दे दो। वो भी नहीं मिलता। सो द रियलिटी ऑफ इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट इज़ के वन साइड डज नॉट वांट टू प्ले बाय द रूल्स एंड इट कैन डू दैट बिकॉज इट हैज़ द सपोर्ट ऑफ द US। तो ये फेज़ 5 है जिसको डिस्कस करना ज़रूरी है, द रियलिटी ऑफ द इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट। जिस तरह 1967 में उन्होंने जेरूसलम को एनेक्स किया, कंट्रोल किया, यूनिफाई करने की कोशिश की, इनफैक्ट कर ही लिया, मिलिटरीली कंट्रोल करते हैं अब उसको।
पूरी दुनिया ने बोला इलीगल है, बट दे वर एबल टू गेट अवे विद। उसी तरह जब वेस्ट बैंक को ऑक्यूपाई किया, दे स्टार्टेड बिल्डिंग इलीगल सेटलमेंट्स। इंटरनेशनल लॉ के तहत तो वो इलीगल हैं ही, कुछ तो वो इसराइली लॉ के तहत भी इलीगल हैं। एंड इवन जब इसराइल पॉस्चर करता है कि अच्छा यार ये नहीं बनानी चाहिए, टैसिटली फुल सपोर्ट है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, उनको रोड्स देते हैं, चीप हाउसिंग देते हैं, लोगों को इनकरेज करते हैं कि वहाँ पर सेटल हो। आप अगर एड्स देखेंगे फॉर हाउसिंग स्कीम्स इन वेस्ट बैंक, यू वुड बी शॉक्ड। आपको लगेगा कि आप किसी LA के सबर्ब की ये बात हो रही है, नॉट टेरिटरी दैट इज़ डिस्प्यूटेड। जो लैंड लोग ख़रीद सकते हैं वो ख़रीद के सेटल हो रहे हैं। देयर आर वेरी रिच पीपल अराउंड द वर्ल्ड हु सपोर्ट द कॉज, तो वो फंड्स डालते हैं उस लैंड को ख़रीदने के लिए। जो नहीं ख़रीद सकते वो मिलिटरीली ऑक्यूपाई करते हैं। जो लोग जानने से इनकार करते हैं उन लोगों को फोर्सफुली इवैक्यूएट कर दिया जाता है, जहाँ स्टेट इन्वॉल्व नहीं होती, क्योंकि जो इसराइली लोग हैं उनके पास वेपन्स भी हैं, पुलिस भी उनकी साइड पर है। दे कैन themselves force people to evacuate। एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें मेरे ख्याल से अमेरिका से कोई आए हुए थे साहब, उन्होंने बस घर में घुसे और उन्होंने बोला आपसे घर मेरा है। जो खातून उस घर में रहती थी उन्होंने बोला भाई तुम क्यों कर रहे हो, तुम्हें इंसानियत नहीं है, तुम्हें कोई मॉरल अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि तुम किसी के घर में घुस के कह रहे हो कि अब से ये घर मेरा है। तो ही सेड मैं नहीं करूँगा तो कोई और कर लेगा। सो ही रियलाइजेज इट्स रॉन्ग, बट इज़ लाइक हाँ ये तो होगा। तो जो लोग अराउंड द वर्ल्ड हैं, दे आर गिवन एन अपॉर्चुनिटी कि अच्छा आप लॉन्ग आइलैंड छोड़ दें, आप न्यूयॉर्क छोड़ दें, आप आ जाएं इधर, आप यहाँ रहें, आपको अच्छे स्कूल्स भी मिलेंगे। वॉक्स की एक डॉक्यूमेंट्री है विच सेज देयर आर लॉट ऑफ पीपल, जब उनको इंटरव्यू किया, दे weren't देयर फॉर सम रिलीजियस आइडेंटिटी और आइडिया, दे वर देयर बिकॉज दे हैड गुड हाउसिंग, बहुत अच्छा व्यू था, खूबसूरत सा लैंड था, स्कूल्स बहुत अच्छे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर था। सो इट वाज अ प्रैक्टिकल डिसीजन एज अपोज टू एनी रिलीजियस नोशन। 2021 में आपने शेख जरा नेबरहुड में भी देखा कि किस तरह लोगों को फोर्सफुली एवैक्यूएट किया। हमें इस तरह वीडियोस भी नज़र आई कि आप पुलिस ट्रक्स के थ्रू आपने सूवेज लोगों के घरों में डाल दिया। जब वो घर छोड़कर गए तो वो घर किसी और ने आके ऑक्यूपाई कर लिया। अगर तो लोगों के पास ये आइडिया है कि भाई हज़ारों साल पहले शुरू में यहाँ जूस रहते थे तो अब इनका हक है, तो ये दुनिया भर में अप्लाई करो ना। अमेरिका जो पूरा बना हुआ है वो तो नेटिव अमेरिकन का था। They can now walk into any mansion in LA, in New York and be like हम यहाँ रहते हैं। आपने इसराइल और पैलेस्टाइन के मैप्स देखे होंगे that have gone viral repeatedly. You see that this did not just happen overnight. This was done with a strategy. ये एक पूरा मुनज़्ज़म प्लान है कि आप सेटलर कॉलोनीज़ बना दें। कल को अगर कोई UN रेजोल्यूशन बनता भी है कि भाई वेस्ट बैंक और गाज़ा जो हैं ये तो पैलेस्टाइन के एरियाज़ हैं, इनको दे दो, वो मिल ही नहीं सकते। क्योंकि अगर आप अभी वेस्ट बैंक देखें वो इस तरह से डिवाइडेड है कि इतनी सारी उसमें सेटलर कॉलोनीज़ हैं दैट कल को अगर वो पैलेस्टाइन बनता है दैट विल बिकम एन अनवर्केबल सोल्यूशन, बिकॉज फिर वो लोग बोलेंगे अब तो यहाँ पे इसराइली रह रहे हैं। और वेस्ट बैंक में दीज Israeli settler colonies, they're well connected to Israel, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, whereas the people of Palestine need to go through militarized checkpoints. और दूसरी साइड पे लाइफ इन गाज़ा इज़ इवन वर्स। 2 मिलियन लोग वहाँ पर रहते हैं, इट्स ओनली 6 miles वाइड, 1 मिलियन उसमें से अंडर द एज ऑफ 18 है। और वो जिन कंडीशंस में रहते हैं ये बाय डिज़ाइन है कि एक आप एक प्रिजन लेबर कैंप बना दें कि अच्छा जी अगर हमें काम वाम चाहिए हो तो मिलिटराइज चेक पॉइंट से रोज़ जलील होकर आकर मीनियल लेबर करें हमारे लिए, लेकिन इनका खाना, इनका फ्यूल, इनकी बिजली, इनका पानी ये सब इसराइल के कंट्रोल में हो और उनकी जब मर्जी आए वो बंद कर दें। यहाँ अगर आप तनकीद करें अच्छा जी वाई डू अदर कंट्रीज नॉट हेल्प, कोशिश की थी। फ्रीडम फोर्टेला वाला जो इंसिडेंट है वो सबको पता होगा, टर्की के से 6 सिविलियन शिप्स जो हैं वो ह्यूमैनिटेरियन एड लेकर गाज़ा जा रही थी, इसराइल ने अटैक कर दिया उनको। सो इवन थ्रू द सी you can't bring in humanitarian aid for Gaza. 9 activists died. 9 activists were killed by Israel. आज भी जब इसराइल indiscriminate bombing कर रहा है गाज़ा की, they have stopped humanitarian aid from coming in from Egypt even. मोहम्मद कुर्द ने कहा है कि 1 out of every 4 children does not even make it to the age of 5. आप अपने अराउंड देखें, अगर 25% बच्चे जो हैं उनकी मौत 5 साल से पहले हो जाए तो ये क्या कंडीशन हैं जिनके अंदर वो रह रहे हैं। अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर है वहाँ पर, हर वक्त बॉम्बिंग्स हो रही होती हैं। इस तरह कैसे लोग रह सकते हैं? दिस इज़ वाई देयर इज़ अ फंडामेंटल एसिमेट्री ऑफ पावर। एक तरफ एक डेवलप्ड मुल्क है जिसको बिलियंस ऑफ डॉलर इन एड मिलती है, मिलिट्री एड मिलती है US से, दूसरी तरफ एक प्रिजन कैंप है 2 मिलियन लोगों का।
के बाद भी अगर आपको कन्फ्यूजन है कि पता नहीं कौन है इनमें से ओप्रेसर कौन है और ओप्रेस्ड कौन है, आप स्टैट्स देख लें 2008 से 2020 के जो स्टैट्स हैं ऑफ हाउ मेनी पीपल हैव बीन किल्ड इन इसराइल एंड हाउ मेनी पीपल हैव बीन किल्ड इन पैलेस्टाइन, वो आप खोल के देख लें. द रीज़न दुनिया को फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों का इज़ बिकॉज द लैंग्वेज दैट इज़ यूज्ड इज़ ऑफ द ओप्रेसर्स. BBC अभी बहुत जलील हुआ जब उन्होंने कहा कि भाई पीपल इन इसराइल वर किल्ड एंड दिस मैनी पीपल वर डेड इन पैलेस्टाइन. कुछ अल्लाह का अजाब आया और वो डेड हो गए. तो वो जब आप एजेंसी एट्रीब्यूट करते हैं कि फ़लस्तीनियों ने जाके इसराइलियों को मारा है और फ़लस्तीनी बस मर गए, तो यू डोंट एक्चुअली सी द ओप्रेशन or the oppressor, or the language colors how you see the oppression and who you see as the oppressor. तो वो जंग लड़ रहे हैं उसमें भी एक मैसिव पावर की एसिमेट्री है. हैंडमेड मिसाइल्स होते हैं जो फायर की जाती हैं. ईरान हैज़ दिस ग्रेट टेक्नोलॉजी कॉल्ड द आयरन डोम, तो वो हवा में इंटरसेप्ट कर लेती है. मोस्ट मिसाइल्स डोंट एंड अप इन इसराइल. इसराइल के पास प्रिसिशन बॉम्बिंग है जिसके थ्रू वो गाज़ा में बॉम्बिंग करते हैं. ये थोड़ा ए हिस्टोरिक टेक है कि द पीपल इन गाज़ा शुड बी हेल्पफुल, शुड बी पीसफुल, या कि हमास ने जो किया है उसकी वजह से इसराइल कर रहा है. तो जब इतने साल इसराइल कर रहा था बिफोर 7 अक्टूबर 2023, वेयर वॉज द वर्ल्ड्स अटेंशन, वेयर वॉज दिस क्राउड विच सेड वी कंडेम वायलेंस ऑन बोथ साइड. तब तो एक साइड पे वायलेंस हो रहा था ना, तब तो आप खामोश थे. यू डिड नॉट केयर, यू डिड नॉट केयर व्हेन फ़लस्तीनी लाइव्स वर बीइंग लॉस्ट. 2014 में जो बॉम्बिंग हुई थी 2100 लोग मरे थे गाज़ा में. द वर्ल्ड डिडंट केयर. तब तो किसी को ये परवाह नहीं थी. अच्छा भाई कोई टेररिस्ट अटैक इसराइल में नहीं हुआ जिसके रिटेलिएशन में ये किया गया है. द वर्ल्ड सिंपली डिड नॉट केयर. 2019 की एक डॉक्यूमेंट्री है एबी मार्टिन की, द गाज़ा फाइट्स फॉर फ्रीडम, आप वो देखें. इनफैक्ट एम्पायर फाइल्स की आप बहुत सारी वीडियोस हैं. एबी मार्टिन एक दफ़ा इसराइल में जाके लोगों से इंटरव्यू भी करती है, आप वो भी जाके देखें. लोगों ने सोचा हम पीसफुली फ्रेंड्स तक जाएंगे, फूल रखेंगे, हमें हमारे घरों में जाने की इजाज़त होगी. व्हाट हैपेंड? Israel started firing at the demonstrators. उस साल 266 people were shot. These demonstrators, peaceful demonstrators. कुछ 30,000 people were wounded. Where was the world? Where was the we condemn violence on both sides? What was the violence on both sides then? कि यार एक तरफ आप स्नाइपर से गोलियां मार रहे हैं, दूसरी तरफ ये फूल रख रहे हैं. दोनों साइड्स वायलेंस है. 75 years ऑफ ऑक्यूपेशन है. सारे UN रेजोल्यूशन ट्राई कर लिए, सारी इंटरनेशनल जुरिसडिक्शन में जाके देख लिया, सारे पीसफुल रेजोल्यूशन ट्राई कर लिए, सालों साल पीसफुल प्रोटेस्टिंग कर ली. ऑक्यूपेशन में इतने साल रहे वो, क्या करें वो? आप मुझे बता दें, आप होते आप क्या करते? लाइक व्हाट इज़ लेफ्ट फॉर देम टू ट्राई? व्हाट इज़ द लास्ट बिट ऑफ होप दैट इज़ लेफ्ट फॉर दीज पीपल कि यार कभी ना कभी हमें फ्रीडम मिल जाएगा. एंड देयर इज़ नो डीकोलोनाइजेशन विदाउट वायलेंस. इंडिया में हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ. इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में हमने कॉलोनाइजर्स के खिलाफ वायलेंस देखा, उनको सेलिब्रेट किया जाता है. अल्जीरिया में डीकोलोनाइजेशन की वॉर हुई. अराउंड द वर्ल्ड जहाँ कलोनियलिज्म आपने देखा है. इनफैक्ट आयरिश रिपब्लिकन आर्मी जो है IRA, you'll see a lot of people who will call them freedom fighters, you'll see a lot of people who will call them revolutionaries. बहुत cliched सा idea है that one man's freedom fighter is another man's revolutionary, लेकिन global politics are definitely at play. आप मेरी राय जानना चाहें तो सालों साल से बड़ी consistent रही है कि तालिबान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन जब वो सोवियट्स के खिलाफ लड़ रहे थे तो अमेरिकन के लिए they were like the founding fathers of America, वो जॉर्ज वाशिंगटन थे. फिर उनके खिलाफ जब लड़े तो वो टेररिस्ट हो गए. फिर जब जंग से बस हो गई तो उनसे ही नेगोशिएट करके उनको मुल्क वापस दे दिया, उनको रिकग्नाइज कर लिया लेजिटिमेट गवर्नमेंट. तो ये सेम लोग फ्रीडम फाइटर से, अमेरिकन रेवोल्यूशनरी हीरोज से टेररिस्ट बनकर फिर गवर्नमेंट बन गए, वही लोग. सो इज दिस अ मॉरल पोजीशन और इज दिस जियोपॉलिटिक्स? और सिर्फ लोगों को या मासेस को एक दूसरे के खिलाफ करने के लिए इसको एक रिलीजियस कलर दे दिया जाता है. द फैक्ट दैट तालिबान आर मुस्लिम्स हैज़ नथिंग टू डू विद इट. वो जुल्म कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं. वो अगर इस्लाम के नाम पे कर रहे हैं तो क्या इसका मतलब मुसलमानों को उनको सपोर्ट करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए. पीपल शुड स्टैंड विद द पीपल ऑफ अफगानिस्तान. दैट बीइंग सेड, जो अफगानिस्तान के लोग तालिबान को सपोर्ट करते हैं, आई डोंट अग्री विद देम बट आई अंडरस्टैंड. अमेरिका ने उनको कारपेट बॉम्ब करके इतने साल ऑक्यूपाई करके ऑप्शन ही क्या छोड़े हैं उनके पास. सो इफ दे टर्न टुवर्ड्स दिस वायलेंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, some people are still brave enough to stand every single day against that oppression. But I also understand why some people turn towards them. I don't have to support it. ये लोग फ़र्क नहीं समझते कि अगर आप कुछ चीज़
समझते हैं, इसका मतलब ये नहीं है आप उसको प्रमोट कर रहे होते हैं। मैं अपने पे रख के ये चीज़ देख लेता हूँ। मेरे लिए हाली तारीख का सबसे हार्ट ब्रेकिंग इंसिडेंट, इनफैक्ट प्रॉब्ली थ्रू आउट माई लाइफ, इज APS. It just broke my heart. It broke the heart of every single Pakistani. जिन लोगों ने वो किया है, टेररिस्ट इज टू स्मॉल अ वर्ड, जो आप अपने जहन में सबसे बुरा लफ्ज़ सोच सकते हैं वो उन पे एप्लीकेबल है. बट आई विल नॉट टर्न अराउंड बी लाइक व्हाई वुड पीपल डू दिस. आई अंडरस्टैंड व्हाई दे आर रेडिकलाइज्ड. जब आप कारपेट बॉम्बिंग करते हैं, इतने साल करते हैं, उन लोगों के घर वाले मारते हैं, I understand why they're so easily brainwashed. I understand how easy it is to use religion to turn them into suicide bombers. एक बच्चा आप निकालते हैं रबल से, उसके पूरे ख़ानदान को एक ड्रोन अटैक में मार दिया है, उसको आप बोलते हैं भाई तुम सुसाइड बॉम्बिंग कर लो, तुम जन्नत चले जाओगे. The fact that I understand how easy it is to radicalize that child does not mean I support that child or I support what that child is doing. Never will I stand for terrorism. So geopolitics are at play. रशिया को बहुत सारे स्पोर्ट्स से आपने ऑस्ट्रेसाइज कर दिया है कि भाई रशिया इन्वेडेड यूक्रेन. अमेरिका वाज सेलिब्रेटेड फॉर इन्वेडिंग इराक. जब यूक्रेन के लोग अपने फ्रीडम के लिए लड़ते हैं या ऑक्यूपाइंग फोर्स के ख़िलाफ़ वेपन्स यूज़ करते हैं, तो यूरोप और अमेरिका उनको आर्म भी करता है, सपोर्ट भी करता है, सेलिब्रेट भी करता है. फ़लस्तीनी जब करते हैं तो उनको आप टेररिस्ट बोल देते हैं. एज ह्यूमन बींग्स हमारी एक बेस लाइन होनी चाहिए, मज़हब, ज़ात, मुल्क, ये सारी चीज़ें साइड पर रख कर कि कोई भी अगर सिविलियंस को नाजायज़ नाहक मारता है वो एक टेररिस्ट. एंड वी विल नेवर स्टैंड विद देम. इट डजंट मैटर व्हाट देयर रिलीजन इज़. आईसिस इस्लाम का नाम यूज़ करती है, मैसेकर्स करती है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, लोगों पे जुल्म करती है. जस्ट बिकॉज वो इस्लाम का नाम यूज़ करती है इसका मतलब मुसलमानों को सपोर्ट करना चाहिए? कभी नहीं करना चाहिए. बर्बरियत करते हैं वो. सो प्लीज़, स्पेशली पीपल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर इन इंडिया एंड पाकिस्तान who are sold these lies on the basis of religion, because ये बहुत एक आसान populist politics होती है कि ये एक मजहबी जंग है या एक सिविलाइजेशनल वॉर है जो सेंचुरीज से चलती आ रही है और चलती रहेगी, और आपने एक दूसरे को मारना है. और वर्ल्ड इवेंट्स को उस जुमरे में देखते हैं, उसको साइड पे रख कर समझने की कोशिश करें कि जो हो रहा है उसका हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट क्या है. अब हमने जो सारी बातें की हैं इनको मद्देनज़र रखते हुए, इफ़ यू लुक एट इसराइल पैलेस्टाइन, नाउ यू डिसाइड व्हाट योर व्यू इज़. आप अगर आज पैलेस्टाइन में होते, आपकी उम्र 16, 17, 18 साल होती, आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपको कहानियाँ बताते कि भाई हमें हमारे घर से निकाल दिया था, हमारे सामने लोगों को मैसेकर कर दिया था, सड़कों पर मैसेकर किया गया था, लोगों को परेड किया गया था. आपके जो माँ बाप की जनरेशन है वो कहते हैं जी जंगें हुई थी, लोगों को घरों से निकाला गया था, मिलिटराइज्ड चेक पॉइंट्स के थ्रू जलील किया गया था, लोगों को मारा गया था. आप खुद बड़े हुए हैं वॉचिंग बॉम्ब्स, वॉचिंग योर नेबरहुड्स गेट बॉम्ब्ड, वॉचिंग योर फ्रेंड्स डाई इन रबल्स. हाउ डू वी एक्सपेक्ट some people not to be radicalized in a place like this? You cannot understand the violence of today without contextualizing it in the continued oppression and occupation of Palestine by Israel. और ये सिर्फ मेरी पोजीशन नहीं है, जो इसराइल का पेपर ऑफ रिकॉर्ड है, हैरिट्स, आप समझे, मतलब उनका डॉन है, उनका 8 अक्टूबर का एडिटोरियल है जो कहता है कि अक्टूबर 7 की क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसराइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू पर है. वो कह रहे हैं कि इसराइल की पॉलिसी ऑफ डिस्पोजेशन एंड एनेक्सेशन और इग्नोरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ पैलेस्टीनियंस की वजह से ये हुआ है. 2001 की एक लीक्ड वीडियो भी है बेंजामिन नेतन्याहू की, जिसमें वो ये प्लान ले आउट कर देते हैं कि हमारी ये स्ट्रैटेजी है कि हमने कांस्टेंट फियर में पैलेस्टीनियंस को रखना है. इसराइल इज़ क्लियरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स. इसराइल के अपने एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बोला है ये. उसने कहा कि इन अटैक्स को उनके सही कॉन्टेक्स्ट में समझना चाहिए, एंड दैट कॉन्टेक्स्ट इज ऑक्यूपेशन. ही सेड देयर इज एन एथनिक क्लेंजिंग गोइंग ऑन. इट वाज ऑब्वियस, द राइटिंग वाज ऑन द वॉल, रिटन इन द ब्लड ऑफ पैलेस्टीनियंस, एंड अनफॉर्चुनेटली Israelis as well. This is my position. This is the position of people in Israel. ये इसराइली न्यूज़पेपर्स में आ रहा है क्योंकि अमेरिकन न्यूज़पेपर्स जो हैं वहाँ पर
एंटी सेमिटिज्म को वेपनाइज कर लिया है बड़े स्ट्रेटिजिकली इसराइल ने, वेयर एनी क्रिटिसिज्म ऑफ इसराइल इज इक्वेटेड टू एंटी सेमिटिज्म. सिंपली नॉट ट्रू. इनफैक्ट आज की वीडियो है कि एक जूइश नेबरहुड में, अगेन रिमेंबर पैलेस्टाइन में कुछ जूज़ हैं जो सेंचुरीज से रह रहे हैं, वो यूरोपियन जूज़ नहीं हैं, तो उनकी एक लिविंग मेमोरी है ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस. उन्होंने पैलेस्टाइन फ्लैग होस्ट किया तो इजरायली पुलिस ने आके उनको मारा. This is not Islam versus Judaism. It's really not. Of course, countries who want to keep the status quo and benefit from that use or invoke religion. But this is not about religion. दुनिया भर में इतने सारे Jews हैं जो पैलेस्टाइन के कॉज को सपोर्ट करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं. पाकिस्तान में पीपल डू अ कंप्लीट डिससर्विस जब वो इस चीज़ को एक इस्लामिक जिहाद के साथ ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनकी दुकान इससे बिकती है, क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स इससे बिकती है. इनफैक्ट देयर आर वीडियो टेस्टिमनीज ऑफ एक्स इसराइली सोल्जर्स एंड जनरल्स हु टॉक अबाउट इसराइल्स वॉर क्राइम्स. दुनिया भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, दुनिया भर के जो लोग हैं, देयर इज़ एन ओवरवेलमिंग सपोर्ट ऑफ पैलेस्टाइन. हमें नज़र आ रहा है, हंड्रेड्स कम आउट इन द स्ट्रीट. लेकिन जो पावर्स दैट बी हैं या जो स्टेट इन कंट्रोल हैं, उनका नैरेटिव आवाम से बरक्स हमें नज़र आता है. जर्मनी, यूके, फ्रांस, इसमें हमने देखा कि अमेरिकन पॉलिटिशियंस ने भी काफ़ी ये कहा कि दे इक्वेटेड द सपोर्ट ऑफ पैलेस्टाइन टू हेट स्पीच या हेट क्राइम्स. कि अगर आप पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप बीहेडिंग ऑफ बेबीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं. ये ओपिनियन इसलिए आता है कि आप इश्यूज़ को ना समझें एंड सडनली everybody is so scared of being labeled as anti-Semitic, as being labeled as somebody who's promoting hate speech, is promoting violence against women, कि लोग भी डर जाते हैं कि अच्छा यार मैं किस चीज़ को सपोर्ट कर रहा हूँ. Let's make it abundantly clear. If you support Palestine, if you support the Palestinian people, in no way, shape or form does that imply that you support terrorism. Absolutely not. The only way the world can ideally stand by and watch these war crimes is when the people they're being committed against are not looked at as human beings. उनको अगर आप पेंट कर दें कि ये लोग तो इंसान ही नहीं हैं, तो फिर आपके जो सारे आइडियाज़ हैं अबाउट ह्यूमन राइट्स, इंसानियत, वो उन पे एक्सटेंड नहीं होते. यही कहा ना इसराइली डिफेंस मिनिस्टर ने कि इनको ना खाना देंगे, ना पानी देंगे, ना बिजली देंगे, क्योंकि ये इंसान नहीं है, ये ह्यूमन एनिमल्स हैं. अगर आप सोचते हैं कि 3 दिन में over 1,000 people have died, over 5,000 people are injured, over 1,000 tons of bombs have been dropped on Gaza, a 6-mile wide strip of Gaza. और दुनिया को क्यों कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा? इसलिए क्योंकि जो मीडिया नैरेटिव्स क्रिएट किए जा रहे हैं, अगर एक राउंड द वॉल कवरेज दी जाएगी कि अच्छा ये इसराइल के लोग जो हॉस्टेज हैं, ये इनकी फैमिलीज़ हैं, ये जुल्म है, ऑफ कोर्स आप एक इंसान हैं, ऑफ कोर्स यू फील फॉर देम, ऑफ कोर्स यू डू, हाउ कैन यू नॉट. और दूसरी तरफ आपको बताया ही नहीं जाएगा कि इसराइली माँ बाप कई 100 अपने बच्चों की लाशें रबल से निकाल रहे हैं. ये जो सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो फ्री स्पीच की बात करते हैं, ये फ्री स्पीच प्रमोट नहीं करते. देयर लिटरली मीडिया ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम पैलेस्टाइन जिनके इंस्टाग्राम्स और यूट्यूब्स हटा दिए गए हैं. आई एम नॉट गोना पुट दोज वीडियोस ताकि यूट्यूब को एक बहाना मिल जाए मेरा चैनल डिलीट करने का. आप जाएं ट्विटर पर, आप गाज़ा सर्च कर लें और वो वीडियोस देख लें सारी की सारी. इफ़ यू डोंट स्टार्ट क्राइंग आफ्टर वॉचिंग दोज, आई डोंट नो. लाइक आप किसी इंसान की इतनी सफरिंग देखकर अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत है, यू हैव टू फील फॉर दैम. बिकॉज थ्रू ईयर्स ऑफ कॉलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म एंड मीडिया प्रोपेगेंडा, आपने इतना उन लोगों को डीह्यूमनाइज कर दिया है कि आप लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है. इनफैक्ट यू सेलिब्रेट इट. देयर इज़ दिस फेटिश अराउंड जेनोसाइड. ये कई साल पहले क्लिप्स भी वायरल हुई थी कि उन्होंने बोला वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट शो, वेयर एक हिल पे बैठकर इसराइल से लोग बॉम्ब होते हुए देख रहे थे. बेंजामिन नेतन्याहू ने वीडियो पोस्ट की है. आई मीन दीज आर वॉर क्राइम्स बाय एनी स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल लॉ, और ये वो वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं प्राउडली. यहाँ पे जो हमारे लोकल प्रोपेगेंडिस्ट हैं, मेजर गौरव आर्या, उन्होंने कहा कि Gaza should not be bombed, it should be flattened. So
what level of dehumanization of the other needs to happen in your mind where you think के 2 मिलियन लोगों का कत्ल, एक जेनोसाइड, एक वॉर क्राइम is the moral position? What level of hatred has been taught to you for you to think this? I think you understand why some people were okay with the Holocaust. Like, you completely understand it because you see it happening today. यूरोप में जूस को डिह्यूमनाइज कर दिया गया था, उनको बताया गया था कि तो शैतान है, ये तो आपके खिलाफ है, तो फिर वो जेनोसाइड जस्टिफाई हो गई थी. उसी तरह पाकिस्तान में हम सर्टन कम्युनिटीज़ को इतना डिह्यूमनाइज कर देते हैं कि उनके खिलाफ जब जुल्म होता है तो वो हमें जुल्म ही नहीं लगता. एंड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट इज़ हैपनिंग टुडे. तो एक पूरा प्रोपेगेंडा है, मिस इन्फॉर्मेशन है, डिसइन्फॉर्मेशन है, मिथ्स हैं, सालों के कॉलोनियल ट्रोप्स हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं फॉर दिस डिह्यूमनाइजेशन प्रोजेक्ट. देख लेते हैं इनको. अमेरिका कहता है कि पैलेस्टीन वाले जानवर हैं क्योंकि वो सिविलियंस को टारगेट करते हैं, वेयर एज इसराइल ट्राइज टू मिनिमाइज सिविलियन डैमेज. उनके पास मिसाइल्स हैं, वो लॉन्च कर देते हैं. इसराइल के पास तो प्रिसिजन बॉम्ब्स हैं ना. तो अगर आप प्रिसिजन बॉम्ब यूज़ करके एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग को बॉम्ब कर रहे हैं, एक हॉस्पिटल को बॉम्ब कर रहे हैं, एम्बुलेंस को बॉम्ब कर रहे हैं, तो कैसे आप कह सकते हैं कि आप सिविलियन डैमेज जो है या सिविलियन कैजुअलिटीज़ जो है उसको मिनिमाइज करें? बिल्कुल नहीं कह सकते. इवन व्हेन यू आर एट वॉर, दीज आर वॉर क्राइम्स. जस्टिफिकेशन क्या है कि भाई हमास जो है वो हॉस्पिटल को अपना हेडक्वार्टर बना लेता है. तो जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हैं, जहाँ इंटरनेशनल मीडिया है, जो कहते हैं भाई हम इस बिल्डिंग में हैं, हमारे ऑफिसेज हैं, हम बताते हैं कि कोई भी नहीं है, आप वो भी बॉम्ब कर देते हैं. इनफैक्ट यूएन स्कूल्स तक बॉम्ब कर देते हैं. इंटरनेशनल मॉनिटर्स की जब बात की जाती है तो यूएस वीटो कर देता है, इंटरनेशनल मॉनिटर्स नहीं आने देता. एक और मॉरल पॉस्चरिंग जो इसराइल की तरफ से होती है कि भाई हम तो वार्निंग देते हैं. क्या फ़ायदा है वार्निंग का? 6 माइल वाइड गाज़ा है, कहाँ जाए वो जब आप पूरे गाज़ा को बॉम्ब कर रहे हैं, जब आपने 3 दिन में 1000 टन से ज़्यादा ड्रॉप कर दिए हैं. वे डू दे गो? हाउ डज इट हेल्प? वी आर वार्निंग यू दैट वी आर गोइंग टू बॉम्ब गाज़ा. क्या इससे क्या हेल्प मिलेगी किसी को? और अगर आप कहते हैं अच्छा जी ये टेररिस्ट हैं, तो वो काउंटर इंट्यूटिव नहीं है कि आपको पता है कि टेररिस्ट तो चले जाएंगे. आपने तो रेजिडेंट्स को मार दिया, आपने तो हॉस्पिटल तबाह कर दिया. साथ ही साथ बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला कि मैंने तो कह दिया गाज़ा में लोगों को प्लीज़ लीव. वेयर डू दे गो? आपने इसराइल के ऊपर एक ब्लॉकेड किया हुआ है. साथ ही साथ इजिप्ट ऑब्वियसली वो रेफ्यूजीज़ तो नहीं एक्सेप्ट करेगा, लेकिन राफा क्रॉसिंग जो है वहाँ पर दी ओनली एग्जिट, जिन लोगों के पास गाज़ा में और जगहों के पासपोर्ट थे जो जा सकते थे, इसराइल बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला प्लीज़ लीव, फिर राफा क्रॉसिंग को बार बार बॉम्ब कर दिया. सो यू आर आस्किंग पीपल टू गो देयर एंड देन यू आर बॉम्बिंग वेयर देयर गोइंग. 2 मिलियन लोग हैं. आप दुनिया में जिस भी मुल्क में ये सुन रहे हैं, आई कैन गारंटी यू दैट देयर टेररिस्ट इन योर कंट्री. I can guarantee you that they're terrorists in your country. You'd never stand for fences to be drawn around your entire country and your country to be bombed. Never. या सिटी कर लें आप. तो अगर गाज़ा में कुछ टेररिस्ट हैं, ये कैसे जस्टिफाई हो सकता है कि आप 2 मिलियन लोगों को बॉम्ब कर दें क्योंकि गाज़ा में टेररिस्ट हैं? पीपल हु आर चीयरिंग ऑन जेनोसाइड, ये वही लोग हैं जो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के टाइम में ब्रिटिश के साथ खड़े थे, सब कॉन्टिनेंट की लोकल पॉपुलेशन के ऊपर गन्स चला रहे थे. जलियांवाला बाग इंसिडेंट में सिर्फ ब्रिटिशर्स ने तो गोलियां नहीं चलाई ना. देयर आर अनफॉर्चुनेटली दीज पीपल whose minds have been colonized so much that they think of themselves as Americans, as Britishers, and they think of natives as savages, कि ये जानवर हैं, इन लोगों के पास इंसान होने के हक नहीं है. एंड जो वेल मीनिंग लोग भी हैं, there is such a strong media campaign, media propaganda, media narratives कि they fall for that. मतलब जब लोगों से क्वेश्चन भी किया जाता है, they say Israel has a right to defend themselves. कहाँ है ये collective punishment का notion that a country has that right? कहाँ लिखा हुआ है? मुझे प्लीज़ बता दीजिए. शायद मैंने इतना इंटरनेशनल लॉ नहीं पढ़ा. साथ ही साथ Israel has a right to defend itself, but people who've been occupied for 75 years are not given basic water, food facilities. They don't have a right to defend themselves. जबकि उनके rights recognized हैं.
अपनी सेल्फ डिटर्मिनेशन और फ्रीडम के लिए रेजिस्ट करना इज़ अ रिकग्नाइज्ड राइट। तो वो राइटफुली वो भी नहीं कर सकते, लेकिन आप 2 मिलियन लोगों को फ्लैटन कर सकते हैं, ये आपके पास राइट है। क्यों? क्योंकि आपके पास यूएस सपोर्ट। हाउ इज़ द वर्ल्ड ओके विद दिस? अगर आपको लोगों के अंदर उनकी इंसानियत मारनी है, you have to whip up a frenzy. You have to use ideas of nationhood and religion to dehumanize the other. और ये एक नई स्कीम नहीं है, ये पुरानी स्कीम है। आप यूएस हिस्ट्री अगर देख लें, 1964 में द यूएस लाइड अबाउट द गल्फ ऑफ टॉन्किन इंसिडेंट टू एस्केलेट द वॉर इन वियतनाम। 1990 गल्फ वॉर में ये आम कर दी बात कि इराकी आर्मी और सदाम हुसैन बच्चे मारती है। इनफैक्ट देयर वाज दिस इंटायर fake testimony by this 15-year-old girl US Congress में to change public opinion against them कि ये तो जानवर हैं, ये देखो बच्चे मार रहे हैं। हमारी moral position अब बन जाती है to invade them। 2003 की इराक वॉर का weapons of mass destruction वाला जो झूठ है वो तो अब पूरी दुनिया को पता है। Again, you cannot say कि the war on Iraq is justified because 9/11 happened। गैलप पोल है 2022 का, जिसमें कहते हैं कि 16% अमेरिकन सिर्फ अब कहते हैं कि दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फेवरेबल व्यू ऑफ द वॉर, एंड आई थिंक 34 to 36% है जो कहती है कि द यूएस हैड अ राइट टू इन्वेड इराक। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि 66% ऑफ द अमेरिकन पॉपुलेशन इज़ नाउ प्रो 9/11? नहीं, इन दोनों चीज़ों का आपस में कोई ताल्लुक ही नहीं है। बट दिस इज़ हाउ ऑल डिसेंट इज़ कर्व्ड कि यार आप पैलेस्टाइन के फेवर में नहीं बोल सकते बिकॉज देन द अदर साइड वुड बी लाइक कि आप टेररिज्म के साथ हैं। एंड उस टाइम भी वॉर ऑन इराक वाज जस्टिफाइड बाय कर्बिंग डिसेंट लाइक दैट। अब तो हम रेट्रोस्पेक्टिवली देख लेंगे ना कि गलत हुआ। उस टाइम तो लोगों को टेररिस्ट सिंपथाइजर्स लेबल किया जाता था, उस टाइम तो लोगों के राइट्स सस्पेंड किए जाते थे, उठा लिया जाता था उनको। हमने इस वीडियो में देखा कि किस तरह स्वेज कनाल में इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए एक पूरी वॉर फेक की गई। Israeli military is known for their propaganda and disinformation campaigns. अल जज़ीरा की जो जर्नलिस्ट थी शीरी, उनको जब इसराइल ने शूट डेड कर दिया तो उन्होंने शुरू में ये सारी डिसइंफॉर्मेशन फैलाई थी कि इनको तो फ़लस्तीनियों ने मारा। इफ़ वी आर टू सी सेंस इन द फॉग ऑफ वॉर which many people unfortunately are unable to, if you can keep your head when all around you are losing theirs। कई अखबारों की हेडलाइन है कि हमास ने 40 बेबीज़ को भी हेड कर दिया। आप अगर डिग डीप करें, फॉलो थ्रू करें, कोई एविडेंस नहीं है इस चीज़ का। इसराइल मिलिट्री ने कुछ फॉरेन जर्नलिस्ट को, लोकल जर्नलिस्ट को अलाउ भी नहीं किया, फॉरेन जर्नलिस्ट को उस एरिया का टूर दिया। एक जर्नलिस्ट ने रिपोर्ट किया कि इसराइली मिलिट्री के एक ऑफिसर ने मुझे बोला है कि 40 बच्चों को बेहेड किया गया। उसने वो बात कही, वो बात हर जगह फैला दी गई। और जर्नलिस्ट जो वहाँ थे उन्होंने बोला कि हमें कोई एविडेंस नहीं प्रेजेंट किया गया इस न्यूज़ का। जब एक न्यूज़ एजेंसी ने इसराइली मिलिट्री को प्रोब किया इसके ऊपर, तो इसराइली मिलिट्री ने कहा कि नो इन्फॉर्मेशन कन्फर्मिंग एलिगेशंस दैट हमास बिहेडेड बेबीज। दीज थिंग्स डोंट मैटर नाउ। दुनिया भर में न्यूज़पेपर की हेडलाइंस बन गई। नाउ थिंक आप एक वेल मीनिंग इंसान हैं जो लंदन में सुबह उठे, आपने अखबार खोली, आपने ये देखी, आप इंसान हैं। आप कैसे किसी और को इंसान समझ सकते हैं जो इस तरह की हरकत करे? यू कांट, सिंपली कांट, राइट? सो देन व्हेन यू सी के यार दिस इज़ व्हाट हमास डिड एंड नाउ इसराइल इज़ बॉम्बिंग हमास, यूर लाइक ठीक है। या अगर आप लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी लगते हैं तो मे बी विल बी लाइक यार आई कंडेम वायलेंस ऑन बोथ साइड्स। सो यू अंडरस्टैंड हाउ पीपल कम टू दिस पोजिशंस, बट पीपल डोंट फॉलो थ्रू टू सी कि ये एक फेक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है टू ब्रिंग यू टू दिस पोजीशन। तरफ ये एक फॉल्स क्लेम है जो अखबारों में हेडलाइंस बनाकर छापा गया है। दूसरी तरफ एक्चुअल वीडियोस हैं, मैंने देखी हैं, आप देख सकते हैं, अनडिनाइबल प्रूफ है कि बच्चों की लाशें निकाली जा रही हैं गाज़ा से। आप वो वीडियोस तो देखें, वो क्यों नहीं है अखबार की हेडलाइन? These actual babies who've been murdered, they don't matter. But this claim without any evidence is front page news. तो हम कैसे मान लें कि आपको इंसानियत की परवाह है? आपका एक बायस है, जिस बायस से आप पूरी दुनिया को देखते हैं।
और ये बहुत अब तो वाजे हो चुका है। जेमी ली कर्टिस ने एक तस्वीर पोस्ट की इन सपोर्ट ऑफ इसराइल। उस तस्वीर में जो बच्चे थे वो गाज़ा के बच्चे थे, who were looking the terror from the skies, जिनकी जेमी ली कर्टिस बात करी है, वो इसराइल का है। उनको क्यों फ़र्क पड़ा उन बच्चों को देख के? क्योंकि उनको लग रहा था ये बच्चे इसराइली हैं। Who's in the cage and who's putting them in the cage affects how you feel about the people in the cage. Shows you don't care about human beings. You care about your agenda, your view of the world, your side. Your side is what you care about. I mean, look at this tweet. Complete fake news, complete fabrication. सिर्फ वॉर मॉन्गरिंग के लिए, अपने एजेंडा को फॉरवर्ड करने के लिए ट्वीट किया गया। सच क्या है इसका? रिवर्स, कि ये इंसिडेंट इजरायलियों ने फ़लस्तीन के साथ किया था। अनदर एस्पेक्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस इज दैट अनफॉर्चुनेटली वॉर्स आर ऑफन कंटेस्टेड ऑन वुमेन्स बॉडीज़। अगर आप ये जो जिंगोइस्टिक लोग हैं इंडिया पाकिस्तान में, इनको कमेंट सेक्शन में देखें तो ये अक्सर एक दूसरे मुल्कों के वुमेन राइट्स रिकॉर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे के खिलाफ पॉइंट स्कोर करने के लिए। डू दे केयर अबाउट द वुमेन? दे एब्सोल्युटली डू नॉट। दे एब्सोल्युटली डू नॉट। Otherwise, they would be working towards making lives for women in their own countries better. They don't. Women's bodies are just a way to insult the other and the other's idea of nationhood. इसीलिए आपने देखा कि पार्टीशन के दौरान भी औरतों के ऊपर इतना जुल्म। ये कलोनियलिज्म के भी पुराने ट्रोप हैं। वो कहते थे कि ये जो सैवेज इंडियन है, ये गोरी मेमो के ऊपर जुल्म करेंगे, तो इसलिए इनको जानवरों की तरह रखना ज़रूरी है। अमेरिका में अगर हम स्लेवरी देखें तो that trope of this wild black man who will attack women was commonplace, whereas if you actually look at the data, it was the white masters who were often assaulting the black slave women. पहले ही दिन हमास की एक वीडियो वायरल हुई। अगेन, आप इंसान हैं, आप वो देखेंगे तो आपको यही लगेगा कि क्या जानवर लोग हैं कि ये एक औरत की बॉडी को परेड कर रहे हैं उसको मारने के बाद। जस्ट अगेन बेसिक इंसानियत से नीचे ये हरकत है। आज खबर आई है कि उस लड़की की जो वीडियो में है, उनकी वालदा कह रही हैं कि मेरी उससे बात हुई है, उसको तो एक्चुअली हमास से गाज़ा में हॉस्पिटल में लेकर, जो शुरू में लोग क्लेम्स कर रहे थे वो अनसब्सटैंशिएटेड निकले हैं। LA टाइम्स ने रिट्रैक्ट कर ली है अपना क्लेम दैट वुमेन वर रेप्ड। अभी मैं देख रहा था स्काई न्यूज़ ने रिफ्यूज़ कर दिया है वो बेहेडेड बेबीज़ वाली खबर चलाने से, बिकॉज दे सेड कोई एविडेंस ही नहीं है। देयर ऑल्सो वीडियोज़ नाउ इमर्जिंग वेयर certain citizens are being protected by Hamas. तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सच क्या है। जो न्यूज़ फैला दी गई है दुनिया भर में वो फैला दी गई है। एक वीडियो टेस्टिमनी भी एक औरत की आई हैं जिन्होंने कहा कि हमास ने मुझे बोला था कि हम मुसलमान हैं, हम औरतों और बच्चों को नहीं मारेंगे। आई डोंट पर्सनली बिलीव इन दैट. ISIS pretends to be Muslim, Al-Qaeda pretends to be Muslim. There are so many Muslim terrorist organizations in the world जो इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके बच्चों के ऊपर जुल्म भी करते हैं, औरतों के ऊपर ज़्यादती भी करते हैं, बॉम्बिंग्स भी करते हैं, मास मर्डर्स भी करते हैं। TTP अपने आप को मुसलमान कहती है, APS जैसा वाक़या करती है। तो ये एविडेंस नहीं है। सिर्फ जो भी सिविलियंस को मारा गया है, म्यूज़िक फेस्टिवल पे जिन लोगों को मारा गया है, हॉस्टेज लिया गया है, जुल्म किया गया है, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, उसको नहीं डिफेंड आप कर सकते। वो टेररिज्म है, उसके आप ख़िलाफ़ हैं। एंड माई हार्ट्स गो आउट टू एवरी सिंगल पर्सन इन इज़राइल जिनकी फैमिलीज़ के ऊपर जुल्म हुआ है या जिनकी फैमिलीज़ को इस वक्त हॉस्टेज रखा गया है। इट्स एज अ ह्यूमन बीइंग यू फील फॉर एवरी अदर ह्यूमन बीइंग। जो स्टेट की उनकी हरकतें हैं, दैट डज़ नॉट मीन के एवरी सिंगल इसराइली इज़ लाइक दैट। पाकिस्तान स्टेट बहुत सारी ऐसी चीज़ें करता है जिसे मैं फंडामेंटली डिसएग्री करता हूँ, जिनको मैं तनकीद करता हूँ। इनफैक्ट ये भी एक वीडियो आई थी कि जो हमास हॉस्टेज लेके जा रहे थे, इसराइल ने उन पर अटैक किया और अपने ही हॉस्टेज, जो वो हॉस्टेज रखा हुआ था, दैट पर्सन सॉर्ट ऑफ डाइड ऑब्वियसली बिकॉज इफ़ यू आर गोइंग टू अटैक देम। सो इट्स वेरी मडी ऑल ऑफ दिस। ये जो फॉग ऑफ वॉर है इसको यही कहते हैं। राइट नाउ वी डोंट नो फैक्ट फ्रॉम फिक्शन, वी डोंट नो प्रोपेगेंडा फ्रॉम व्हाट एक्चुअली हैपेंड। मोस्ट प्रोबेबली हमास ने कुछ टेररिज्म और कुछ सिविलियंस के ऊपर जुल्म तो किया है, तो उसको आप कंडेम करें, बट हाउ कैन दैट बिकम justification for a genocide? Please tell me that.
how can that be used to create this media narrative around the world that justifies the genocide? Please tell me that. और इसको किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है to shut down anything that's critical of the actions of the state of Israel? फ़लस्तीन के पास अपना right to freedom, press freedom, अपनी आवाज़ उठाने का हक होना चाहिए. अगर आप उनका इंटरनेट बंद कर देंगे, आप उनकी बिजली बंद कर देंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा, ब्लैकआउट होगा. You're bombing indiscriminately while that happens. How is the world okay with this happening? और ऑनलाइन मीडिया नैरेटिव्स आप क्या क्रिएट करते हैं कि अगर आप ये सवाल उठाएंगे तो आप एंटी सेमेटिक हैं. अगर आप बोलें कि भाई 2 मिलियन लोगों को बॉम्ब नहीं करना चाहिए, और यू आर नाउ स्टैंडिंग विद यू आर इन फेवर ऑफ बेहेडिंग बेबीज़. ये जो इस तरह की स्टूपिड चीज़ें की जाती हैं ना, सीक्रेटली जो ये लोग कर रहे हैं, दे आर वेरी हैप्पी अबाउट अ जेनोसाइड हैपनिंग बिकॉज दे थिंक इट्स हैपनिंग टू द साइड अदर देन देयर ओन. एक तरफ एक स्टेट है जो एक ग्रुप ऑफ लोगों के खिलाफ अपार्थाइड कर रहा है, एक 75 years ऑफ कंटिन्यूड ऑक्यूपेशन है. यू हैव टू रिकग्नाइज एंड सपोर्ट द राइट ऑफ रेजिस्टेंस, नॉट टेररिज्म, रेजिस्टेंस. बट दैट डज नॉट मीन दैट ऑल वायलेंस इज टेररिज्म. जो मिलिटराइज्ड चेक पॉइंट्स हैं, जो फेंसेस उन्होंने बनाई हुई हैं, how are the Palestinian people not allowed to resist against that? वो जो आपने एक वीडियो देखी, फेंस उन्होंने तोड़ा, और जिस लैंड के ऊपर, जो उनका लैंड है, जो इलीगली ऑक्यूपाई किया गया है, जिसमें वो कई सालों से या डेकेड से उनके पास इजाज़त भी नहीं थी कि अपने घर, अपनी ज़मीन को वो हाथ लगा सकें. वो लिटरली दे वॉक्ड देयर एंड दे स्टार्टेड क्राइंग. हाउ डू दोज पीपल नॉट हैव दैट राइट? सिविलियंस के खिलाफ जो टेररिज्म है आप उसको कंडेम करें, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू रिकग्नाइज दैट दे हैव अ राइट टू रेजिस्ट मिलिटराइज्ड ऑक्यूपेशन, नॉट कमिट टेररिज्म अगेंस्ट सिविलियंस. बट जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन उनके ऊपर इंस्टॉल की गई हैं, जिसके थ्रू उन पर गोलियां चलाई जाती हैं, उनको मारा जाता है, वो फेंस तोड़ने का तो हक है ना उनके पास. प्लीज़ ये हिस्टोरिक टेक्स ना दें, कॉन्टेक्स्ट में देखें इन सब चीज़ों को. सिर्फ जस्ट डोंट पैरट थिंग्स दैट आर बीइंग सेड, राइट? पीपल से बट पीपल ऑफ पैलेस्टाइन वोटेड फॉर हमास. कब हुए थे आखिरी इलेक्शन, बताएं आप. अगर आपने ये बात की आप मुझे बताएं. पिछले 10 साल में तो नहीं हुए. आई एम नॉट सेइंग डू पीपल इन पैलेस्टाइन नॉट सपोर्ट हमास ऑल टुगेदर. प्रॉबेबली दे डू, देयर आर लॉट ऑफ पीपल दे डू, बट अगेन आप उस सर्कमस्टांसेस तो समझें. अभी मैंने एक माँ की वीडियो देखी, जिस जब घर आई तो उसको पता उसके दोनों बच्चे मार दिए. एंड लाइक आप उनकी अगर बातें सुने, वाई वुड शी नॉट सपोर्ट वायलेंस? वाई वुड शी नॉट? आपने छोड़ा क्या उन लोगों के पास? I don't know what to say. I don't know what I can say which can convince you that people should not be bombed. It's really that simple, yaar. There is really no nuance to the Israel-Palestine conflict. Should 2 million people be bombed? No. ये आपकी पोजीशन होनी चाहिए. हमारी अगली जनरेशन जब देखेंगी तो वो परेशान होंगी कि कैसे इतने मिलियंस ऑफ लोग जो अपने आप को सिविलाइज्ड कहते हैं, पढ़ा लिखा कहते हैं, हाउ आर दे बाय स्टैंडर्ड्स टू अ जेनोसाइड? बाइडेन ने कहा कि इफ इसराइल डिडंट एग्जिस्ट वी वुड हैव नीडेड टू क्रिएट एन इसराइल टू प्रोटेक्ट आवर इंटरेस्ट इन द मिडिल ईस्ट. तो जब तक ये यूएस का सपोर्ट रहेगा, मिलिट्री एड रहेगी, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स रहेगा, जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट रहेंगे, as sad and as unfortunate as it sounds, I don't think anything will change. I don't think anything will change. And my hearts go out to all the people and the people who will suffer. And for all of us, some of us will stand by the road helpless. But those that are cheering on a genocide, as you support the hammer, just look in the mirror and know that your nails too. लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी.